हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस वंस अगेन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 16 गवर्नेंस इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज। तो देखिए प्लीज़ आप मुझे ये आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी कि आप मुझे बार बार टेक्स्ट करके पूछते हैं कि नेक्स्ट यूनिट कब अपलोड करोगे। तो आप जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जल्दी से वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर देती हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले मैं 101% जो है आपको सारी यूनिट्स में दे दूँगी वीडियोज़ की फॉर्म में भी, और PDF आपने लेनी है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देती हूँ। आप वैसे उस तरीके से PDF जो है वो ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, ये पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम में कब डालोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश मीडियम में मैं सारी यूनिट्स जो है कवर करवा चुकी हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि BSHF 101 इंग्लिश मीडियम से जो है अलग से प्लेलिस्ट है, और उसमें तो सारी की सारी यूनिट्स जो है ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 16। पहला प्रश्न है कि शासन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि गवर्नेंस जो है उसका निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिल्कुल सही अर्थ है। ऑप्शन ए है कि यह प्रकृति में काफ़ी सीमित है, इट इज़ क्वाइट लिमिटेड इन नेचर। ऑप्शन बी है कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक आयाम नहीं है, मतलब कि गवर्नेंस जो है इसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस नहीं है। ऑप्शन सी है यह निर्णय लेने और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया है, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन डी है कि यह एक कम ऑप्शन डी है कि यह एक कम व्यापक अवधारणा है, इट इज़ अ लेस कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था कि गवर्नेंस का सही अर्थ क्या है, तो वो है आपका विकल्प सी, कि गवर्नेंस जो है वो एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, निर्णय लेना और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 2 है कि 1992 में डैश द्वारा सुशासन की अवधारणा तैयार की गई थी। इसमें बताना है आपको कि 1992 में जो है जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी है मानव कल्याण सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA के अंदर है, 1992 में शासन और विकास इस टाइटल से एक अपनी रिपोर्ट में एक उचित वातावरण बनाने के लिए सुशासन को केंद्रीय माना, जो ध्वनि आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यक है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन में USA में। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का मूल कार्य है। इसमें आपको बताना है कि गवर्नमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शन ए है नागरिकों को बुनियादी सामान और सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र की गतिविधियों को विनियमित करना, ऑप्शन सी है उपयुक्त कर और मौद्रिक नीतियां तैयार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये तो आप खुद भी गैस कर सकते हैं कि बिल्कुल तीनों के तीनों जो विकल्प हैं ABC वो सही हैं, क्योंकि सरकार का बेसिक काम क्या होता है, हम सरकार किस लिए बनाते हैं, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिक को बेसिक सुविधाएं, बेसिक सामान वो मिल सके, जो भी प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, और जो भी टैक्स या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं उनकी फॉर्मुलेशन के लिए। तो ये सारे कार्य जो हैं वो सरकार करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई भागीदारी परियोजना मुख्य रूप से इसके लिए एक अभिनव उपाय है। इसमें आपको बताना है कि जो भी भागीदारी प्रोजेक्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने 2000 में शुरू किया था वो किस पर फोकस्ड था। ऑप्शन ए है संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने का उद्देश्य, यानी कि पर्पज ऑफ फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी है प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करना। ऑप्शन डी सुशासन को बढ़ावा देना। तो देखिए भागीदारी प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए हुआ था शुरू, सुशासन के प्रचार के लिए ये शुरू हुआ था, गुड गवर्नेंस की प्रमोशन के लिए, कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस जो है काम करे।
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य और सरकार के बारे में सही नहीं है, वो आपको चुनना है। विकल्प ए कहता है कि राज्य की अवधारणा व्यापक है जबकि सरकार राज्य का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी कहता है राज्य अस्थायी संस्था है जबकि सरकार स्थायी है। ऑप्शन सी कहता है कि राज्य समाज के सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है जबकि सरकार कई बार सत्ता में पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी। ये आपका सही नहीं है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से जो फॉल्स ऑप्शन था वो इसमें से पिक आउट करना था, और वो क्या है कि राज्य अस्थायी संस्था है जबकि सरकार स्थायी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो स्थायी नहीं है, लेकिन राज्य जो है वो स्थायी है। स्टेट जो है वो आपकी परमानेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1989 में विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित शासन के मुख्य घटकों में शामिल है। इसमें आपको बताना है कि इसके मुख्य घटकों में क्या शामिल है। मेन कंपोनेंट जो है गवर्नेंस का, जो कि वर्ल्ड बैंक ने 1989 में प्रोपाउंड किया, वो क्या है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन यानी कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। ऑप्शन बी है विकास के लिए जवाबदेही और कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट यानी। ऑप्शन सी है ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, पारदर्शिता और सूचना की पहुंच। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो हैं वो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो वर्ल्ड बैंक द्वारा शासन के मुख्य घटकों में शामिल है। प्रश्न नंबर 7 है कि डैश वे कथन है जो उस संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, प्रक्रियाओं, लागतों, शामिल होने की शिकायतों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करते हैं। अगर नागरिकों को संतुष्ट नहीं किया जाता है तो उनके निवारण के लिए समय लिया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि उन कथनों को क्या कहेंगे, उन स्टेटमेंट को क्या कहेंगे जो जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। किसके बारे में? नेचर ऑफ सर्विसेज, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है उनका प्रोसीजर क्या है, उनमें क्या कीमत उसकी लगेगी, क्या कॉस्ट उसकी इन्वॉल्व होगी, मैकेनिज्म क्या रहेगा कंप्लेंट डालने का, अगर सिटीजन उससे सेटिस्फाई ना हो तो ये सारा जो है वो किन स्टेटमेंट में शामिल होता है, उनको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है नागरिकों के चार्टर्स, ऑप्शन बी है कानूनों का नियम, ऑप्शन सी है जवाबदेही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सिटीजन चार्टर्स। सिटीजन चार्टर्स जो फॉर्मुलेट किए गए हैं वो इसी के लिए किए गए हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी जानकारी जो है अपनी पब्लिक करेगी कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या क्या उससे कांटेक्ट किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, अपनी कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। प्रश्न नंबर 8 है कि सिटीजन चार्टर्स की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए सिटीजन चार्टर्स मैंने आपको पिछली यूनिट्स में भी बताया था कि जब भी हमारा हमने काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्मुलेट हुआ था तो उनसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उस समय कई देशों से कुछ ना कुछ जो है जो जहाँ से बेस्ट लगा वो चीज़ें वहाँ से ली थी। तो सिटीजन चार्टर्स की अवधारणा जो है ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, किस देश से लिया, ये लिया था हमने ब्रिटेन से। तो सिटीजन चार्टर्स का कंसेप्ट कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, याद रखिएगा। संसद द्वारा केंद्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित कब किया गया था। प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा सेंट्रल लेवल पर कब वो पारित किया गया था। 4 विकल्प आपके पास हैं। 2005 की ही सारी डेट्स और अलग अलग मंथ आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कब वो पारित किया गया। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि 11 मई 2005 को जो है वो RTI एक्ट जो है पास किया गया था सेंट्रल लेवल पर। RTI अधिनियम प्रशासनिक निर्णयों में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ताकि लोगों को राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जानकारी के अलावा सूचना तक आसानी से सूचना जो है वो मिल सके। तो आपको बताना है कि RTI जो एक्ट है उससे सिटीजन्स को क्या मिलता है, किस चीज़ के लिए एक्सेस उनको मिलती है ताकि वो अपने वो
नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो महसूस कर सकें। तो आरटीआई एक्ट से आपको क्या सुविधा मिलती है? ऑप्शन ए है पारदर्शिता, ऑप्शन बी है समय की पाबंदी, ऑप्शन सी है दक्षता या ऑप्शन डी स्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाई जाती है किससे? आरटीआई एक्ट से, कि कोई भी जो प्रोसेस है आम नागरिक को अधिकार है कि वो कहीं पर भी अपनी आरटीआई लगा करके और उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आरटीआई अधिनियम से जानकारी लेने का अधिकार जो है आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि आरटीआई जो एक्ट है इट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, कि हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार ये प्रदान करती है आरटीआई? एमएनसी से, संघों से, निजी कंपनियों से या सार्वजनिक प्राधिकरण से? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सार्वजनिक प्राधिकरण या से जो है, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं, पब्लिक स्कूल, कोई भी मतलब कि कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ से आप जो है पूरी जानकारी आरटीआई के थ्रू जो है आप ले सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी की सुविधा उसमें दी गई है। प्रश्न नंबर 12 है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में शुरू हुए ज्ञानदूत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वो कथन आपको चुनना है। तो इसमें देखिए पहला विकल्प क्या आपको दिया गया है कि यह एक इंट्रानेट है जो नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण साइबर कैफे को जोड़ता है। ऑप्शन बी कहता है कि इसने वर्ष 2000 में स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी कहता है कि यह नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने में सिंगल विंडो सुविधा ये प्रदान करता है। ऑप्शन डी कहता है कि शुरू में 80 गाँव में कंप्यूटर ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मतलब कि इसका इनकरेक्ट ऑप्शन छांटना था जो इसके बारे में सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी। बाकी तो जो है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। तो हो सकता है कुछ और अलग ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं, लेकिन ये ऑप्शन उनमें ज़रूर सम्मिलित किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जो मध्य प्रदेश का धार जिले का ज्ञानदूत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था, तो वो एक इंट्रानेट है जो रूरल साइबर कैफ़ेज़ हैं उनको जोड़ता है। और ये स्टॉकहोम अवार्ड भी इसको वर्ष 2000 में दिया गया था। एक सिंगल विंडो फैसिलिटी जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में कहा गया है कि 80 गाँव में शुरू हुआ, ये गलत है क्योंकि ये मतलब कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका सही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये शुरुआत में जो है केवल 31 गाँव में स्थापित किए गए जो लोगों को उपयोगकर्ता प्रभारी जो आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। तो 31 विलेजेस थे जहां पर यूज़र बेस्ड सर्विसेज लोगों को ये प्रोवाइड करते थे। इनका सेटअप किया गया था ज्ञानदूत प्रोग्राम का। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यूनिट 16 के। जल्दी ही आपके लिए यूनिट 17 और आगे वाले यूनिट्स हैं वो लेकर के आएंगे। आपको मुझे याद ना दिलवाना पड़े, आप अपना कर्तव्य याद रखें। आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।